नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ्स के बारे में। आपका चैप्टर सेकंड है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी पैटर्न से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसका हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। पूरी बेसिक हो जाएगी। नेक्स्ट वाली आने वाली 2-3 वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले आता क्या है, तो राशि, क्वांटिटी जिसको हम लोग बोला करते हैं इंग्लिश में। क्या है राशि, किसे कहते हैं? तो राशि का थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यानी किसी वस्तु अथवा पदार्थ को, कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए बाद कुछ पैसे देते हैं। उस सामान की जितनी उसकी कीमत होती है उतना हम लोग कीमत उसको देते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, तो राशि कहलाता है। इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नहीं लिखते तो स्क्रीनशॉट मार के आराम से बाद में लिख लीजिएगा। क्या है, देख लेते परिभाषा को। किसी वस्तु अथवा पदार्थ के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकताएं होती है क्या कहलाती है, तो राशि कहलाती है। इसके बाद क्या है, राशि कितने प्रकार की होती है? तो राशि यानी क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है चर राशि, दूसरा होता है अचर राशि। तो चर राशि को वेरिएबल क्वांटिटी और अचर राशि को कांस्टेंट क्वांटिटी कहा जाता है, यानी बोला जाता है। क्या है, पहला चर राशि की परिभाषा देख लेंगे, अचर राशि की परिभाषा देख लेंगे। इसको हम आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास हम करेंगे आपको। पहला क्या है, चर राशि। तो चर राशि को परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। क्या है, वैसे राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं हो। यानी जिससे निश्चित मान नहीं होने का मतलब इसका मान बदलते रहता हो। जिसका मान बदलते रहता हो क्या कहलाता है, दूसरा डेफिनेशन ये हो जाएगा। यानी जिसका मान बदलते रहता है चर राशि कहलाएगा। एग्जाम्पल की बेसिस पर हम आपको समझाने का पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक समीकरण मैंने लिख लिया। ये 6 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो x इजिकल टू -6/2, इसको काटेंगे तो माइनस कितना आ जाता है, तो -3 आता है। तो इससे आपको साबित क्या हो रहा है, यानी चर राशि, ये आपको मैं ये बात बोलूँ अगर जे कि दुनिया में जितना सारा समीकरण है, जितने सभी समीकरण हैं, सब में x का वैल्यू अगर जे -3 आ रहा है, ये संभव बात है? बात तो संभव नहीं है। सब यानी इक्वेशन के हिसाब से जिस प्रकार की इक्वेशन होगी उस प्रकार की उसके आंसर हमें प्राप्त होंगे। ये बात तो सही नहीं होगा। यानी जिसका मान बदलते रहता है, इसमें x का, इस वाले इक्वेशन में x का कोई दूसरा मान आ जाएगा। कोई दूसरा इक्वेशन अगर हम लेते हैं, कोई दूसरा इक्वेशन x + 5 = 0 लेते हैं, तो इसमें x का वैल्यू कितना आ जाता है, तो -5 आ रहा है। यानी इक्वेशन बदलने के साथ उसकी जो वैल्यू होती है सब बदलती है। तो वही है, यानी जिसका मान निश्चित नहीं होगा क्या कहलाएगा, तो चर राशि कहलाएगा। इसके बाद क्या है आपका अचर राशि। यानी अचर राशि की परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसे राशि जिसका एक निश्चित मान हो, पूरी निश्चित मान हो, क्या होता है, अचर राशि कहलाती है, कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाती है। जैसे में है सभी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 मैंने लिख लिया। अगर जो आपसे पूछा जाए कि अगर जो इस संख्या को आप अभी 2 कह रहे हैं, तो आपसे 2 साल बाद या कल या परसों मैं पूछता हूं कि इस संख्या कितना होंगे, तो आप बोलेंगे कि 2 ही होगा। यानी ये तो पूरा डिफिनिट है, पूरा कंफर्म है कि ये संख्या 2 ही है और ये संख्या 5 ही है। इतना हमारी माइंड को इस फॉर्मेट में किया गया है। यानी 2 है और ये 5 है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। यानी जिसका मान बदलता नहीं हो वो क्या कहलाएगा, तो अचर राशि कहलाएगा। इस दोनों का एक बार और से हम आपको डिफरेंस समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से। इन चर राशि को आप क्या लिख सकते हैं, वैसे राशि जिसका मान बदलते रहता हो, चाहे जिसका मान अनेक हो, यानी जिसका मान संभव नहीं हो, यानी निश्चित मान नहीं हो, चर राशि कहलाएगा। दूसरा आ जाता है अचर राशि। यानी वैसे राशि जिसका मान निश्चित हो, क्या एकदम पूरा कंफर्म हो, तो क्या कहलाएगा, अच्छा आगे है इसमें क्या है, घात यानी पावर। क्या है घात, किससे कहते हैं, क्या किसी संख्या का घात वह संख्या है जो बतलाती है कि उस संख्या का कितना बार गुना हो या गुना है। जैसे कि समझ लेते हैं, अगर जो 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 का कितना बार गुना, तो 2 का 3 बार गुना। अगर जो 3 के पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 3 का 2 बार गुना। वही है इसमें क्या है, जैसे में 3 के पावर 4 का अर्थ क्या है, 3 का कितना बार गुना, तो 4 बार गुना। 3 को 4 से गुना नहीं करना है, यानी 3 को 4 बार आपको गुना करनी है। आगे है x के पावर n का अर्थ होता है x का कितना बार गुना, तो n बार गुना होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला आपका क्या है, टॉपिक्स बीजगणितीय पद, जिसको कहते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स इंग्लिश में बोला जाता है। क्या इसका परिभाषा को देख लेते हैं। चर अथवा अचर राशि के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। एक चर वाला संख्या लेते हैं x और अचर वाला संख्या ले लेते हैं 2, दोनों को गुना करेंगे तो 2x होगा। आप बोलोगे कि अगर जे x से 2 में गुना करते हैं तो हमें x2 आएगा।
x2 तो आएगा भैया, लेकिन ये आपका सही नहीं होगा। अगर जो चर से अचर में गुना करना है तो पहले अचर वाला राशि को लिखेंगे, बाद में हम चर वाला राशि को लिखेंगे, यही आपका सही होगा। अगर जो x में 4 से गुना करना है तो 4x लिखेगा, और 4 में x से गुना करना है तब पर भी 4x लिखेगा। यानी चर में अचर से गुना कीजिए तो पहले अचर वाला बाद में चर वाला, या अचर में चर से गुना कीजिए तब पर भी आपको अचर वाला, इस प्रकार से आपको लिखनी है। ये समस्या आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एग्जांपल्स में आपको दिखाया गया है 2x² 4/3x² y³ -5/2xy और -7 है। -7 देख के आपको थोड़ा सा समस्या मन में उठ रहा होगा कि हाँ -7 क्या है, ये तो सिर्फ अचर राशि है। तो अचर राशि है तो देखिए भैया -7 है तो इसमें x के पावर 0 रख सकते हैं। आपको ये मालूम होगा कि किसी संख्या का अगर जो पावर 0 लेते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। वही आपको यहाँ पे लेने, इसलिए यानी यहाँ पे x का पावर 0 हो या y का पावर 0 हो, सभी का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। अगर जो यहाँ पे x के पावर 0 लेते इसका वैल्यू 1 होता है, तो -7 में 1 से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो -7 आता है। वही आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा आपको समझाने के लिए -7। नेक्स्ट वाला आपका क्या है, बीजगणितीय पद का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स, यानी बीजगणितीय पद का गुणांक है। इसका परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। क्या है, बीजगणितीय पद के गुणा में उपस्थित अचर राशि को बीजगणितीय पद का गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा बीजगणितीय पद का गुणांक, यानी बीजगणितीय पद के गुणा में उपस्थित, अभी यह पद देखे हम लोग, जैसे कि 2x फर्स्ट वाले, इससे हम देख लेते हैं क्या है 2x² ये आपका बीजगणितीय पद है। इसके गुणा में उपस्थित ये वाला जो अचर राशि है इसको अचर राशि कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या को अचर राशि कहते हैं। वही आपका क्या होगा, इसका गुणांक हो जाएगा, यानी इसका गुणांक कितना होगा, 2 होगा। एग्जाम्पल के में हम लिख रखा 2-3 एग्जाम्पल्स। क्या है, 4x² का गुणांक कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 9/2x² y² का गुणांक कितना हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे के हम लोग टॉपिक्स को देख लेते हैं। आगे है क्या, बीजगणितीय पद का घात, पावर ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स क्या है, तो परिभाषा को देख लेते हैं पहले हम लोग। बीजगणितीय पद में उपस्थित चर अथवा चर राशि के घातों को, योगफल को, चर अथवा चर राशि, यानी बीजगणितीय जो पद है हमारा, बीजगणितीय पद है 2x का पावर 4, इसमें चर अथवा चर राशि के घात है उसको हम लोग जोड़ेंगे, उसी के योगफल को क्या कहते हैं, बीजगणितीय पद का घात। जैसे में इसमें है यानी 2x के पावर 4 है, इसमें तो एक ही है चर राशि, इसका पावर कितना है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है यहाँ 5x² y², तो चर राशि तो इसमें 2 है, तो दोनों को पावर को जोड़िएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस वाला में देखिएगा 3xy, इसका घात कितना है, 2 होगा, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर है, दोनों को घात को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे है क्या, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। ये जो चैप्टर है रियली से यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उतनी जानकारी आपको होगा तभी आपसे आगे के क्वेश्चन बन पाएंगे। क्या है, बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स, यहाँ से आपका टॉपिक्स क्या है, जिसे कहते हैं बहुपद। जब विभिन्न घात वाले बीजगणितीय पदों को, यानी विभिन्न घात वाले, यानी घात कुछ भी हो सकता है, अलग अलग घात कोई ले सकते हैं। बीजगणितीय पद के, यानी बीजगणितीय पद का है उसको अलग अलग घात वाले होनी चाहिए। उसके घात के घटते अथवा बढ़ते हुए, यानी उसका जो घात है उसको घटते हुए क्रम में अथवा बढ़ते हुए क्रम में धन या ऋण चिन्ह द्वारा, धन के मतलब होता है प्लस चिन्ह द्वारा, ऋण के मतलब होता है माइनस चिन्ह द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। इसकी परिभाषा को एक बार और से हम लोग समझ लेते हैं कि जब विभिन्न घात वाले बीजगणितीय पदों को उसके घात के घटते अथवा बढ़ते हुए क्रम में धन या ऋण चिन्ह द्वारा जोड़ दिए जाते हैं उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए 4x² + 3x + 9 है, यानी इसका घात कितना है, 2 है, इसके बाद घात 1 है, इसके बाद घात नहीं है। यहाँ पे देखिए घात 3 है, 2 है, 1 है और इसके बाद नहीं है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं 4x³ + 4x, यानी घात को उसके बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में धन या ऋण चिन्ह द्वारा, धन के मतलब कि प्लस चिन्ह द्वारा, ऋण के मतलब कि माइनस चिन्ह द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। क्या है, बहुपद का घात, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद में उपस्थित अधिकतम घात वाले, जो बहुपद है उसमें उपस्थित अधिकतम घात वाले बीजगणितीय पद के घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे में क्या है, जैसे में 5x² + 6x + 9 का घात क्या होगा, तो ये आपका बहुपद है, इसमें उपस्थित अधिकतम घात वाले, इसमें जो उपस्थित है, जो सबसे ज्यादा जिसका घात होगा वही इसका घात कहलाएगा। जैसे इसमें है 5x² + 6x + 9, इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, तो सबसे ज्यादा उसका घात 2 है, इसलिए इसका घात कितना होगा, 2 होगा। इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 है, इसलिए इसका घात कितना होगा, तो 3 होगा।
इसके बाद है बहुपद होने का शर्त है, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट, आपका ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं। क्या है, पहला क्या है, चर का घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जो चर राशि है यानी 2x² माइनस, ये आपका माइनस में नहीं होनी चाहिए इसकी घात, इसका घात जो है आपको ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए, पहला वाला कंडीशन है। अगर जब माइनस में होगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा कह रहा है बहुपद का घात एक भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट वाला तो समझ गए कि माइनस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरा कह रहा है कि भिन्न में नहीं होनी चाहिए, यानी भिन्न में नहीं होने का मतलब कि 1/2 या p/q के रूप में वह नहीं होने चाहिए। भिन्न संख्या आप लोग समझते हैं, जो p/q के रूप में हो भिन्न संख्या कहलाती है, लेकिन आपको 1/2 के रूप में होगा, यानी भिन्न संख्या के रूप में होगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। ये दूसरा नंबर है। यानी इसके तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 है, इसको हम लोग रूट लिखते हैं, और 1/4 को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं। अगर जो 1/3 रहता है, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको क्यूब रूट के यानी घनमूल का चिन्ह में इसको लिखते हैं हम लोग। यानी अगर से रूट में भी रहे तो आपका बहुपद नहीं होगा, यानी इसको 4√x + 6x + 9 रहेगा, तब पर भी यह बहुपद में नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है, बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसका घात अगर जो ऋणात्मक है तो आपका बहुपद में वह नहीं होगा। फिर दूसरा नंबर है, बहुपद का घात एक भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी भिन्न संख्या 1/2 यानी p/q के रूप में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन इसमें है कि कोई भी वर्गमूल में चिन्ह के अंदर में चर राशि नहीं होनी चाहिए। अचर राशि हो सकती है, अचर राशि जैसे √2x हो सकता है, लेकिन रूट को यानी x को रूट में नहीं होना चाहिए। ये बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें हैं। आगे के हम लोग देख लेते हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे की टॉपिक्स तो होने वाले। नेक्स्ट है ये वाला क्या है, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, तभी आपके क्वेश्चन आराम से बहुत जल्दी बन पाएंगे। फर्स्ट में देख लेते हैं कि पद के आधार पर कितने होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के बहुपद होते हैं पद के आधार पर। पहला होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्यपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद को मोनोमियल, द्विपदी बहुपद को बायोनोमियल, त्रिपदी बहुपद के ट्रिनोमियल और शून्यपदी बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं हम लोग। तो बारी बारी से सबके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो एक पदी बहुपद कहते हैं किसको है, यानी वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या, यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं, तो पद के आधार पर बात कर रहे हैं। इसमें पद का संख्या हमें देखना है, घात का संख्या नहीं देखना है। क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं, वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, यानी जिसमें पदों की संख्या कितना हो, केवल एक हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसमें आपको नहीं देखना है कि हाँ इसके पावर कितना हो रहा है, पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें पद से इसमें मतलब है। जिसका पद एक होगा, कौन सा बहुपद होगा, तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद, तो यानी बायोनोमियल। इसमें पदों की संख्या यानी वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे 4x + 6, 4x³ + 6 या 9x + 5, इसमें पदों की संख्या 2 होनी चाहिए, द्विपदी बहुपद कहलाती है। अगला आता है त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमियल। क्या होगा, यानी वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3 होती है, त्रिपदी बहुपद कहलाती है। इसमें पदों की संख्या 3 होना चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 लिख दिए हम लोग। कोई पावर से हमें कोई मतलब नहीं है कि हाँ पावर कितना हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगला क्या है, 4 नंबर शून्यपदी बहुपद। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। वैसे बहुपद जिसमें पदों का गुणांक 0 हो, यानी पदों का गुणांक 0 हो, जैसे 0 × x⁴, 0 × x², और लिख सकते हैं 0 × 2x, यानी इसमें 0 इसमें इसके गुणांक में उपस्थित, इसके गुणा में 0 उपस्थित हो, शून्यपदी बहुपद कहलाती है। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे की देख लेते हैं कि आगे है क्या, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार की होती है। तो घात के आधार पर भी बहुपद 4 प्रकार की होती है। पहला होता है एक घातीय लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है द्विघातीय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है त्रिघातीय क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा होता है चतुर्थ घातीय बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बारी बारी से इसमें भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले क्या होता है, एक
घातीय बहुपद। यानी एक घातीय बहुपद कहने का मतलब क्या है, जिसकी वैसे बहुपद जिसमें घातों की संख्या कितना हो, तो घातों की संख्या 1 हो, एक घातीय बहुपद कहलाती है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे बहुपद जिसका घात केवल 1 हो, एक घातीय बहुपद कहलाता है। इसमें हमें पद से कोई मतलब नहीं है, पद कितना भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे तो 2 ही पद इसमें लिखाएगा, एक घातीय यानी इसका घात 1 है तो एक घातीय बहुपद कहलाता है। यानी 4x लिखने का मतलब कि कोई भी संख्या अगर जो लिखा हुआ है उसका पावर कुछ नहीं दिया हुआ, उसका मतलब क्या माना जाता है, तो 1 हमें माना जाता है। आगे क्या है, इसमें द्विघातीय यानी वैसे बहुपद जिसमें घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो घातों की संख्या 2 होनी चाहिए, द्विघातीय बहुपद कहलाती है। यानी हमें पद से इसमें मतलब नहीं है, सिर्फ घात से मतलब है। इस साइड वाला में हमें पद से मतलब था, घात से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस धर वाला में यानी घात के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो हमें घात से ही मतलब है, पद से कोई मतलब नहीं है। आगे है त्रिघातीय बहुपद क्या है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। इसमें पदों की संख्या घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो घातों की संख्या 3 होनी चाहिए। इसमें पद से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका घात हो गया 3, घात हो गया, ठीक है। अगला है चतुर्थ घातीय बहुपद बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी इसमें किसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसे बहुपद जिसमें जिसका घात वैसे बहुपद जिसका घात केवल 4 हो, यानी जिसका घात 4 हो, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 4x4 6x³ प्लस 9x² प्लस 6, या इसको लिख सकते हैं 5x⁴ प्लस 6x लिख सकते हैं, या ETC। ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें हम लोग कंपैरिजन को समझ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर जो एक पदी बहुपद मैंने लिख लिया 4x, तो एक पदी बहुपद 4x लिख लिया, तो इधर में ये क्या में आए, किस में आएगा, तो एक पदी बहुपद यानी यहाँ 4x पहले लिखे हैं तो एक घातीय को रिलाइज कर रहा है, एक घातीय में आ सकता है, क्योंकि इसका घात 1 है, हम लोग घात को सिर्फ मिला रहे इसमें, इस दोनों में कंपैरिजन कर रहे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2 बार 3 बार करके वीडियो को देखिएगा, तो आपको पूरी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। यानी अगर हम 4x की बात करते इधर लाते हैं तो क्या होगा, एक घातीय में होगा। लेकिन अगर जे 6x² को लाते हैं तो कौन सा में होगा, यानी घात अगर जे घात वाला में इसको लाते हैं तो घात 2 है तो द्विघातीय में हो जाएगा, इसको लाते हैं तो चतुर्थ घातीय में हो जाएगा। यानी सभी का मान अलग अलग इसका हो रहा है, सभी को आप लोग कंपेरिजन कीजिएगा तो सभी अलग अलग आपको नजर आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे याद यही करनी है कि पद के आधार पर 4 होती है और घात के आधार पर 4 होती है। ये सब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे का टॉपिक क्या है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लिख रखा है, आपको पूरी क्लियर हम डाउट कर लेंगे इसमें। यानी द्विघात बहुपद से संबंधित जितनी सारी समस्या है सभी को इसी वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे, और आने वाली नेक्स्ट 1-2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इसको वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आने वाला है। अगर जी क्लास 9th में अगर जी आप लोग द्विघात गुणनखंड यानी गुणनखंड करना नहीं सीखे थे, नहीं समझे थे, तो इस वीडियो में एक ही वीडियो में आपकी पूरी कॉन्सेप्ट 0 से एडवांस लेवल तक की पूरी मिल रही है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। गुणनखंड करना क्या है, द्विघात बहुपद का हमें गुणनखंड करना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 14x प्लस 45। इसको आप लोग समझ पाइएगा, बहुत ही अच्छी प्रकार से हम आपको समझाएंगे। इसको क्या करना है, हम लोग करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको तोड़ा जाता है, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट से, यानी फर्स्ट से लास्ट वाला संख्या में हम लोग गुना करते हैं। पहले गुना कर लेते हैं क्या, x² गुना 45, तो हमें आता है 45। x² यानी 45 ही आया है, तो x² को हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, हमें आ गया कितना, तो हमें आ गया 45। अब इसको तोड़ना है, यानी इस 45 को 2 भाग में इस प्रकार से आपको तोड़नी है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, और गुना करने पे भी 45 आना चाहिए। तो किस प्रकार से हम लोग पहले तोड़ेंगे, तो देखते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 45 को हम लोग किस प्रकार से, यानी 9 गुना 5 इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 15 गुना 3 इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, और 5 गुना 9 या 3 गुना 15 इस प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग पहले जोड़ कर देख लेते हैं। 9 5 कितना होता है, तो 14 होता है, ये तो आ गया कन्फर्म। और 15 और 3 कितना होता है, 18 होता है, तो ये वाला संख्या होगा नहीं। इसी चीज़ को हम लोग करेंगे 9 और 5। और इसके पहले देख लेना है कि क्या है संख्या, अगर जो प्लस में है तो दोनों संख्या को हम लोग किस में लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे। अब आपकी यहाँ पे समस्या क्लियर हो गए होंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, x² प्लस 14x प्लस 45 था,
तो हमने 45 को 9 और 5 भाग में तोड़ लिया है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला संख्या को वही लिखना है और लास्ट वाली संख्या को वही लिखना है। सिर्फ हमें बीच वाली संख्या को एक्सचेंज यानी चेंज करना रहता है। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, पहले 9x लिखिए या पहले 5x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9x पहले लिख लिए, फिर मैंने 5x लिख लिया। और इस दोनों वाली संख्या से हम लोग कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लिया जाता है वो आप समझ लीजिए। कॉमन सबसे छोटी संख्या को लिया जाता है। तो इस दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो x ही आ रहा है। कोई इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, तो कॉमन होगा नहीं 9। इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है, तो x ही कॉमन होगा। तो इसमें से x को हम लोग कॉमन लेते हैं। इसमें 2x है, तो ये x को मैंने लिख लिया और इसमें से x को कॉमन ले, बच गया इसमें का 9। चलिए यहाँ पे आ गया प्लस। और इस वाले संख्या से कॉमन क्या आएगा, तो इस वाले संख्या से कॉमन 5 आएगा, 45 तो आएगा नहीं, तो 5 को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इसमें का बच गया x और 5 से 45 में भाग करते हैं तो कितना आता है, तो 9 आता है। तो ये आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कर लेते हैं कैसा, पहले है x प्लस 9। देखिएगा इस प्लस के साइड में इस साइड देखना और इस साइड देखना है। इसके ब्रैकेट में x प्लस 9 और x प्लस 9 दोनों आपका बराबर है, तभी आपका जो बनाया गया क्वेश्चन है तभी आपका सही है। तो पहले लिख लेते हैं x प्लस 9, दोनों वाला में से कॉमन आ गया x प्लस 9, इसमें का बच गया x और प्लस 5 बच गया। ये आपका गुणनखंड हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल इसको हम लोग सब बनाकर आपको समझा देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट में पहले गुना कर लेते हैं। 6 में x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आया, यानी x को हमको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। अब 6 को हमको तोड़ना है 2 भाग में। 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ या घटा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 को किस प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं, 1 गुना 6 में, 6 गुना 1 में, 2 गुना 3 में या 3 गुना 2 में। इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन पहले जोड़ लेते हैं। इसको तो होगा नहीं, गुना करने पर 6 आ रहा है और इसको क्या करना है, इसको जोड़ने पर गुना करने पर 6 आ रहा है, ये घटाने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है और जोड़ने पर 7 आ रहा है। यहाँ से देख लीजिएगा, इसको 3 और 2, तो 3 और 2 कितना होता है, तो 5 होता है, जोड़ने पर आ रहा है। और घटाने पर कितना, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है और गुना करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी ये वाला ही होगा। यानी 2 गुना 3 या 3 गुना 2 हम लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से लिख पाएंगे इसे यहाँ पे आप लोग समझिएगा। तो x स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट को पहले लिख लेंगे और 5 को, यानी हमें 2 और कितना आया था, 3 आया था। लेकिन यहाँ आपको देखना है ये क्या है, तो माइनस में है, तो दोनों संख्या को हम लोग माइनस में करेंगे। माइनस में कैसे करेंगे, क्योंकि 2 और 3 दोनों को जोड़े तो दोनों का चिन्ह समान रहेगा, तभी तो हम लोग जोड़ पाएंगे। दोनों को प्लस प्लस लिखते तो प्लस में 5, ये तो प्लस में 5 है नहीं, लेकिन दोनों को माइनस लगा के हम लोग जोड़ते हो। माइनस में 2 और माइनस में 3 तो कितना होता है, तो माइनस में 5 होता है। तो वही हमें करना है, -2x -3x करनी है। चलिए इसमें से अब हमें कॉमन लिए, इसमें से सबसे छोटा वाला संख्या कितना है, x है, कॉमन लिए तो x -2 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाला में से माइनस है तो माइनस को कॉमन लीजिए और इस दोनों में से छोटा कौन है, तो 3 है, इसको कॉमन ले लिए। इसमें से बच गया क्या, x बच गया और माइनस को कॉमन लिए हुए। अगर जो बाहर माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो इसके बाद जो आपका चिन्ह बचेगा उसको हमें उल्टा कर देनी है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लियर हो गया। आप यहाँ से मिला सकते हैं x -2 ये आपको मिल रहे हैं तो सही है आपका बनाया गया क्वेश्चन। तो एक बार लिख लेते हैं x -2, ये तो मैंने लिख लिया। एक बार x -3 है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे वाली हम लोग एक और क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, x स्क्वायर -8x -65। फर्स्ट से लास्ट में गुना करते हैं तो कितना आता है, तो हमें 65 आता है। तो 65 को कैसे तोड़ सकते हैं, 13 गुना 5 या 5 गुना 13, कैसे भी इसके बाद तो नहीं तोड़ सकते हैं। 13 × 5 = 65 या 5 से 13 में गुना कीजिएगा तो 65, यानी 13 × 5 = 65। लेकिन हमको लाना कितना है, माइनस में लाना है। तो माइनस में लाना है तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में और छोटा वाला संख्या को प्लस में लिखेंगे। यानी 13 - 13 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 5 हो जाएगा। वही आपको लिखनी है। फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को जैसे है वैसे मैंने लिख लिया। और 13 × 5 तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में लिख लिए और छोटा वाला संख्या को प्लस में मैंने लिख रखा। अब इसको हम कॉमन लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया तो x -13 बच गया और इसमें से कॉमन आ गया 5 तो इसमें का x बच गया और 13 × 5 = 65 हो गया। x -13 और x -13 ये आपको समझ में आ गया होगा। तो x -13 और x + 5
ये इसका गुणनखंड है। ये आपका गुणनखंड अगर से समझ में आएगा तभी आपसे आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसलिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर जी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 और 3 बार इसको आराम से देखिएगा, सभी आपको समझ में आ जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा। आगे है इसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना। जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए और उसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए। अभी आप लोगों ने गुणनखंड करना सीख लिया था और उसके शून्यकों को योगफल और गुणनफल दोनों के बीच में हमें संबंध है, उसको कैसे ज्ञात किया था उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हमको मान लेना होगा, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c का शून्यक अल्फा और बीटा है। यानी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने अंडरलाइन जो किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जे आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला बोलिए, तो द्विघात बहुपद का कहेगा जनरल फॉर्मूला, यानी द्विघात बहुपद जनरल में बोलिए तो यही चीज आपको बोलनी पड़ेगी। ax² + bx + c आपका जनरल फॉर्मूला द्विघात बहुपद के लिए। ये द्विघात बहुपद के बहुत ही जनरल फॉर्मूला है। इसका कहेगा, इसका मैंने शून्यक अल्फा और बीटा मान लिया। शून्यक का मतलब यानी x का वैल्यू, जो हम लोगों ने अभी गुणनखंड किया है उसमें से x का वैल्यू 2 निकलेगा, कोई कोई 2 निकलता है, यानी वही। तो फर्स्ट वाले को अल्फा, सेकेंड वाले को बीटा हमने मान लिया है। तो बात कर रहा है कि फर्स्ट में शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। जो शून्यक मैंने पहला यानी x का पहला वाला वैल्यू को अल्फा माने हैं, x का दूसरा वाले वैल्यू को बीटा हम लोगों ने माने हैं। तो वही बता रहे हैं कि इस दोनों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए। क्या है? -b/a, यानी इसको लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी -b/a। यानी इस चीज को आप लोग समझ में कब आएगा? जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तभी आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a अचर पद बटा x² का गुणांक। ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज 2 चीज आपको नोट कर लेनी है और याद कर लेनी है, जिससे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। यानी आगे के हम जो क्वेश्चन बनाएंगे आगे के चैप्टर में, इसके लिए इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में पूरी थ्योरम्स आपको पूरी कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आगे वाली क्वेश्चन आगे वाली चैप्टर को आराम से आपसे बन पाएंगे। इस सब चीज को आप लोग पहले लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या बुक में भी होगा, बुक से नोट कर लीजिएगा। आगे के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य ज्ञात रहने पर द्विघात बहुपद का ज्ञात करना है। अगर जो शून्य ज्ञात रहे, यानी शून्य कहने का मतलब कि अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें मालूम रहे, ज्ञात रहे, तो कहेगा कि द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो वही है, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा। जैसे कि इस पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, यानी यहाँ इसको मैंने लिख सकते हैं, इसको दोबारा भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? शून्यकों का योगफल, यानी इसके जगह पर शून्यकों का योगफल लिख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। जैसे कि इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने बना रहा हूँ एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल में आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर से अल्फा का वैल्यू 2 ले लेते हैं और बीटा का वैल्यू कितना ले लेते हैं? तो 3 ले लेते हैं। अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 3 है, कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या? पहले अल्फा प्लस बीटा, सीधे मैंने लिख रहा हूं कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। तो x² तो लिख लिए माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़िएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? तो 5 और x से गुना कीजिएगा 5x और दोनों को गुना कीजिएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से अगर जो क्वेश्चन आगे वाले चैप्टर में रहेंगे तो आपसे अवश्य बनेंगे। ये तो आपका द्विघात बहुपद के बारे में हो गया, और त्रिघात बहुपद के बारे में इसमें पढ़ना है। तो आगे हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में क्या होगा। आगे इसमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हमें ज्ञात करनी है। तो द्विघात बहुपद को तो आप लोग समझ चुके हैं, और त्रिघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको लेना है कि माना कि त्रिघातीय बहुपद, ये भी आपका त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला है। ax³ + bx² + cx + d का शून्यक मैंने अल्फा, बीटा और गामा लिए हैं। अल्फा इसको कहते हैं अल्फा बीटा गामा ऐसे लिखा था, ठीक है। यानी ये सब सिंबल है, अल्फा बीटा और गामा का सिंबल है। तो ही मैंने लिख लिया है, इसका शून्यक है अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा लेने का मतलब इसमें आप 3 को क्यों लिए हैं आप पूछ सकते हैं। 3 को क्यों मैंने लिए हैं? क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, जिसका घात जितना रहेगा x का वैल्यू उतना ही उसका आएगा। अगर जो इसका घात कितना है, त्रिघातीय लिए हैं, तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा? तो 3 को कोई संख्या x का वैल्यू आएगा।
ठीक है, इसलिए मैंने अल्फा बीटा और गामा लिया है। तो पहले तो लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। फिर है दो संख्याओं को एक साथ गुना कर जोड़ने पर, वही है अल्फा बीटा यानी ये जो मैंने अल्फा बीटा और गामा, पहले इस दोनों को गुना के लिए अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा, फिर बीटा गामा को तीनों को जोड़ने पर सी बटा ए यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। और फिर एक बार तीनों को गुना करते अल्फा बीटा और गामा तो माइनस डी बटा ए आता है माइनस अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें का बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे का है क्या, शून्य ज्ञात रहने पर अगर जो आपको अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू ज्ञात रहेगा तो कहेगा त्रिघात बहुपद निकालने के लिए। इसमें रहेगा आपको क्या क्या चीज़ ज्ञात रहेगा, यही अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी लिखा रहेगा क्वेश्चन कि शून्यों का योगफल दिया हो गया है और दो संख्या को एक साथ गुना कर जोड़ने पर भी दिया गया है और शून्यों का गुणनफल भी दिया गया, यानी इस तीनों चीज़ दिया रहेगा और कहेगा कि त्रिघात बहुपद आपको लिखनी है। तो ये लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा बीटा गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। इसको याद करने का एक तरीका है, क्या है, यहाँ पे अगर जब प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस, ये आपको याद हो जाएंगे। यानी आपकी जो बहुपद से संबंधित जितनी सारी आपकी डाउट्स थी, जितनी सारी आपकी टॉपिक्स बेसिक से एडवांस सब क्लियर हो गए हैं। इस अगर जो चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा सारे दोस्तों में, जिससे उनको मालूम हो सके कि हाँ इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आपकी यूट्यूब चैनल पर पहली बार बहुत ही बेसिक के साथ मैं लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही आई की पूरी चीज़ चलने वाली है, बहुत ही आराम से हम लोग आई की जितनी सारी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।